आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर स्ट्रेट वायर की बजाय आपके पास सर्कुलर लूप है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आएगा हमें सोलेनॉइड और टोरॉइड के केस में। ठीक है, चलिए ये मेरे पास एक सिचुएशन दी हुई है। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, या मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो ये मैंने एक स्मॉल सेक्शन डीएल एज्यूम कर लिया यहाँ पे, और सपोज द रेडियस इज आर, दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज द रेडियस। तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट होगा दैट विल बी आईडीएल। तो इस आईडीएल के रेस्पेक्ट में जब मैं कैलकुलेट करूंगा, देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा कि सर्कुलर के केस में किसी भी पोजीशन पर अगर मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर और इसके बीच में एंगल निकालता हूं करंट एलिमेंट के बीच में, तो वो 90 डिग्री ही आएगा। रीजन ये है कि सर्कल की सरकमफेरेंस पर जब भी रेडियस टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस केस में जो हमारे पास बायो-सेवर्ट्स लॉ हम लगाएंगे इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो अगर मैं बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाता हूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, थीटा की जगह पे हो जाएगा बेटा 90 अपॉन रेडियस आर स्क्वायर। क्योंकि ये कंफर्म है कि सर्कल में जो ये डिस्टेंस होगी सेंटर के लिए वो हमेशा 90 डिग्री होगी सर्कुलर कॉइल के एट सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक्सप्रेशन बना तो वो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट करना है पूरे सर्कुलर लूप के लिए, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा फॉर कंप्लीट लूप this b will be equals to integration of mu naught I upon 4 pi r square into dl। और जो dl होगा वो क्या है, स्मॉल करंट एलिमेंट, और इसका इंटीग्रेशन मतलब पूरे सर्कल के लिए, यानी इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। r जो है वो तो फिक्स्ड है, रेडियस नहीं बदल रहा है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ऑफ आर। दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular loop. Yes. Magnetic field at center of a circular loop. तो अगर मैं रिकॉल करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस कि अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, कोई चार्ज मूव करता है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर कोई चार्ज सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 0। लेकिन अगर वो चार्ज मूव करने लगता है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होता है। ये 0 नहीं होगा कभी भी, ये 0 तभी हो सकता है जब करंट की वैल्यू 0 हो। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसमें मैं स्पेशल केस लेके चलता हूं कि अगर ये सर्कुलर लूप कंप्लीट ना होके सिर्फ इतना होता, बेटा ये एक स्पेशल केस है। इसमें मैंने क्या किया, ये सर्कुलर लूप इस तरीके से लिया है कि ये कंप्लीट सर्कुलर लूप नहीं है, इट इज अ सर्कुलर आर्क। मींस सेंटर पर जो वायर है वो 360 डिग्री एंगल ना बनाकर कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, थीटा। नाउ दिस थीटा इज नॉट 90 डिग्री। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, सपोज करंट इज मूविंग लाइक दिस,
तो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकला ये तो किसके लिए निकला, कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए निकला। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम जरा इस एक्सप्रेशन को देखते हैं यहाँ पर, इस वाले जो बी था वो हमारे पास कितना आया था, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। क्लियर, यही था हमारे पास। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिखता हूं कि ये एक्सप्रेशन एंगल की टर्म में आ जाए। एंगल की टर्म में कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मैं आर से इसकी एक पावर तो कैंसिल कर सकता हूं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। और ये 2 पाई क्या था, 2 पाई बेसिकली इस सर्कुलर लूप की वजह से जो पूरा एंगल था वही तो था ये 2 पाई। यस सर। जो पूरा एंगल सबटेंड हुआ, तो ये 2 पाई मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर लूप। तो मैं यहां पर इस 2 पाई को क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू एल्फा, वेयर एल्फा इज एंगल subtended by सर्कुलर आर्क। सो ये जनरल एक्सप्रेशन बन गया। अगर ये कंप्लीट सर्कुलर लूप है तो आप अल्फा की वैल्यू क्या करोगे, 2 पाई पुट करोगे। जैसे फॉर सर्कुलर लूप दिस अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई 360 डिग्री। और अगर सेमी सर्कुलर लूप हुआ तो अब क्या करोगे, सेमी सर्कुलर लूप, तो सेमी सर्कल जो होता है वो कितना एंगल बनाता है, देखो यहाँ पे अगर ये एक सेमी सर्कल है तो ये कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री बनाएगा ना बेटा। उसके लिए जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब, अगर ये एंगल हमारे पास अल्फा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एक्सप्रेशन बन गया आर्क के लिए। ये बहुत इजी हो जाएगा कि किसी भी आर्क के लिए अगर हमें क्या कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक केस समझाता हूं। सपोज आपको क्वेश्चन ये दिया कि बताइए ये एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये जो सेंटर है ओ इस आर्क का, यहां पर इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो यहां पर बेटा हमारे पास 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन क्या है, एक ये स्ट्रेट वायर है ए बी, एक ये आर्क है बीसी, और ये एक स्ट्रेट वायर हो गया सी डी। तो इस पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन तीनों की वजह से होगा। इस सेक्शन ए बी की वजह से भी होगा, इस सेक्शन बीसी की वजह से भी होगा, और इस सेक्शन सी डी की वजह से भी होगा। सपोज उसने क्वेश्चन में ये दिया कि ये जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और आई की वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर है। क्लियर। तो यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ए बी की वजह से भी होगा, बीसी की वजह से भी होगा, सी डी की वजह से भी होगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सुपरपोजिशन को सॉल्व करती है, फॉलो करती है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ओ will be equals to magnetic field due to section AB plus magnetic field due to section BC plus magnetic field due to section CD। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट वायर जो पॉइंट O है जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर मैं इस स्ट्रेट वायर को आगे एक्सटेंड करता हूं तो जो पॉइंट O है इस स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर लाई करेगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में, जो मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी बायो सेवर्ट्स लॉ, वहां पर आपको ये एक्सप्लेन किया था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो यानी इस ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा अगर वो एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसी तरीके से सी डी जो है, इसको भी जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये जो पॉइंट ओ है इस वायर सी डी की एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो ये भी जीरो होगा। लेकिन जो बीसी है दैट इज अ सर्कुलर लूप, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता।
तो यहां पर इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एल्फा, वेयर आर इज द रेडियस, ये हो जाएगा आर। तो सपोज ये आर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो अब हमारे पास, मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं कि दिस बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एल्फा, यानी इस सिचुएशन में जो ओ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आर्क बीसी की वजह से ही होगा, किसी और की वजह से नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू दे रखी है उसने 2 एम्पियर, आर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो अपॉन 100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और अल्फा जो दिया है वो 45 डिग्री दिया है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में होता है पाई बाई 4, सो दिस इज द पाई बाई 4। रेडियन मतलब बेटा इन टर्म्स ऑफ पाई कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आगे से जब भी आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट करो तो वो सीधा सीधा 10 टू द पावर -7 ही पुट करना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, so therefore this b naught comes to be 5 into 3.14, पाई की वैल्यू रख दी, इंटू 10 टू द पावर -7, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 15.7 इंटू 10 टू द पावर -7। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले लेते हैं, 1.57 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O ड्यू टू दिस सेक्शन ABCD। क्लियर? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी O पर, बताओ। क्योंकि जो करंट BC फ्लो कर रहा है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से यूज करेंगे, आपकी चारों फिंगर्स करंट के फ्लो की डायरेक्शन में हो, तो आप देखोगे कि जो थंब है बेटा वो स्क्रीन में नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. एक और केस में आपको यहाँ पे क्लियर करता हूं कि ये तो मैंने स्ट्रेट वायर और सर्कुलर को मिक्स करके कराया, एक केस और करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर एक और सर्कुलर लूप है, और इस वाले सर्कुलर लूप का जो रेडियस है दैट इज A, इस वाले सर्कुलर लूप का जो रेडियस है दैट इज B, इस वाले सर्कुलर लूप में करंट I इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस वाले सर्कुलर में सेम करंट I इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो कैलकुलेट करना है इस सेंटर O पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर? देखिए, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग लूप हैं, तो इसका मतलब ये होगा बाहर वाले लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर वाले लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज आई कॉल दिस magnetic field BA and the magnetic field due to this intersection, sorry, BB, and the magnetic field due to intersection is BA. So total magnetic field will be equals to magnetic field due to section A plus magnetic field due to section B. सुपरपोजिशन अप्लाई हो गया। लेकिन एक चीज देखिए, जो आउटर वाला सर्कल है उसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटर वाले की वजह से, ये वाला, ये क्या होगा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो इनर वाला है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज सेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूं BB और इसको कॉल करता हूं BA, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा BA माइनस BB, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। सुपरपोजिशन का मतलब यही होता है, वेक्टर सम। क्लियर हुआ बेटा? अब यहां पे बात आती है, मैंने BA माइनस BB क्यों किया? मैं BB माइनस BA भी कर सकता था, अब वो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया हमने। देखिए, अगर आप BA माइनस BB करो या BB माइनस BA करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका आंसर माइनस में आया तो इट मींस द डायरेक्शन विच यू चूज इज रॉन्ग, आप उसको रिवर्स कर दीजिए। अगर आपका आंसर प्लस में आया इट मींस द डायरेक्शन विच यू चूज इज करेक्ट, सो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर मैंने माना कि BA ग्रेटर है एज कंपेयर टू BB, और ऐसा क्यों लिया?
क्योंकि जिसका रेडियस कम होगा उसका फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए कंप्लीट सर्कुलर लूप है, कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r की वैल्यू है यहां पर a, माइनस ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r की वैल्यू यहां पर है b। सो देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2, कॉमन आ गया 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। आप इसको यहां पे भी रहने दे सकते हैं और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज b माइनस a अपॉन 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो जो डोमिनेटिंग फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन होगी, यानी डाउनवर्ड। इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और मैं सिचुएशन कराता हूं आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। दो सर्कुलर लूप हैं और वो दोनों सर्कुलर लूप अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कुलर लूप मेरे पास ये वाला है और एक सर्कुलर लूप मेरे पास ये वाला है, तो अब इन दोनों लूप की वजह से सेंटर पर कैलकुलेट करना है मुझे। यहां पर दोनों का जो रेडियस है वो मैं R1 और R2 कॉल कर लेता हूं। सपोज इसका जो रेडियस है दैट इज R1 और इसका जो रेडियस है दैट इज R2, और इनका जो कॉमन सेंटर है O, वहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर भी हम वही कैलकुलेट करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2, बट वेक्टर सम होगा। तो हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो चलो पहले फर्स्ट लूप को लेते हैं। फर्स्ट लूप जो है उसमें जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 विल बी लाइक दिस। अब जो दूसरा लूप है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ध्यान से, तो इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा। आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो ये आ गया हमारे पास B2। तो यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर, यानी दे आर ऑर्थोगोनल। तो अगर 90 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट क्या लगता है वेक्टर्स में, दिस इज द रिजल्टेंट। तो इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहां पर B1 की वैल्यू निकालता हूं, सर्कुलर लूप है, तो दैट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, और B2 की अगर वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। तो यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्योंकि दोनों स्टेम एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो यहां पर अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूं या ट्रायंगुलर लॉ लगाता हूं वेक्टर्स का, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 टू द होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 टू द होल स्क्वायर टू द स्क्वायर। तो यहां पर कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। और डायरेक्शन अगर निकालनी हो क्या होगी, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। सो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाली वैल्यू कौन सी है, B2 अपॉन B1। तो ये वैल्यू पुट करेंगे B2 अपॉन B1, तो म्यू नॉट अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाएगा सबसे दोनों तरफ से। ये हो जाएगा I2 अपॉन R2 अपॉन I1 अपॉन R1। वैल्यू पुट करके बेटा सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्स एक्सिस से इतने डिग्री का एंगल बना के
एक्टिव हो। क्लियर हुआ? यहां पर जो हमारा सेकंड केस ये है कि अभी तक मैंने जितनी भी प्रॉब्लम करी उसमें एज्यूम किया कि मेरे पास सिर्फ एक लूप है। सपोज हमारे पास यहां पर सर्कुलर लूप मल्टीपल टाइम्स हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्योंकि देखो जितनी ज्यादा बार वो लूप रिपीट करेगा अपने आप को, तो हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और अगर मल्टीपल लूप्स होंगे तो हर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड n नंबर्स टाइम रिपीट हो जाएगा जितने नंबर्स ऑफ लूप वहां पे होंगे। सो इफ देयर आर n loops, then the magnetic field will be equals to n times of field due to single loop। तो सिंगल लूप की वजह से कैलकुलेट करो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना सो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एन आई अपॉन आर इंटू एल्फा। ये हो जाएगा सर्कुलर लूप का जनरल एक्सप्रेशन फॉर n लूप्स। तो अगर ऊपर वाले इन सभी क्वेश्चन के अंदर किसी ने बोल दिया कि 100 लूप्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटू 100 कर देना आंसर। क्लियर हुआ? तो ये सर्कुलर लूप का हमारे पास केस हो गया। अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ जाए कि सर्कुलर लूप अगर आपको दिया है उसके सेंटर पे ना निकालकर आपको यहां से कुछ डिस्टेंस पे ये पॉइंट दिया है, उस पर कैलकुलेट करना है सेंटर से। ये आपका सेंटर है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है P। यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर यहां से इसकी डिस्टेंस अगर मैं एज्यूम कर लूं x है, तो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज द सेंटर O और दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, एंड सपोज आई कॉल इट रेडियस R। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो याद करो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज रिंग की वजह से कैलकुलेट किया था, सेम फिनोमिना यहां पर अप्लाई करना। देखिए मान लीजिए यहां पर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। डायग्राम समझना बेटा, डायग्राम अगर क्लियर होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ऊपर, इस पे मुझे एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एलिमेंट उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो सपोज दिस इज द करंट एलिमेंट आईडीएल। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इस आईडीएल से इस पॉइंट पी की पोजीशन कैलकुलेट करनी है मुझे। तो ये पोजीशन हमारे पास आ गई, कितनी आई? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस लग गया। एंड सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5। क्लियर हुआ? अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आप अपने राइट हैंड को एक्सपेंड करेंगे और आइडियल की डायरेक्शन में थंब लेंगे और 4 फिंगर्स को टुवर्ड्स दिस पॉइंट पी करेंगे, तो आपका पाम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे। यानी इस पॉइंट पर इस आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं इस डीबी को कैलकुलेट करता हूं तो ये डीबी कितना हो जाएगा बेटा? डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। थीटा मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। सो दिस डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आईडीएल साइन 90 is 1 upon 4 pi r square plus x square. This is the magnetic field due to this small section IDL at this point P. अब एक बात बताओ, ऐसा ही एक आइडियल नीचे भी होगा? क्योंकि इस पूरे वायर पे तो इनफाइनाइट आइडियल बनाए जाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन। इसकी वजह से अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं तो ये डिस्टेंस तो ये भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगी। सर सेम ही आएगा इनटू दूसरी साइड से भी। मींस सर मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम ही आएगा दूसरी साइड से। हाँ सेम ही आएगा, वही मैं बता रहा हूँ कि यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे तो इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा डीबी।
तो यानी इस पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं काम करता हूं, इस ऊपर वाले डीबी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, तो ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई, और ये हो जाएगा डी बी साइन फाई। इसी तरीके से नीचे वाला जो कंपोनेंट है ये भी एंगल फाई ही होगा, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो फाई, एंड यहां पे आ जाएगा डी बी साइन फाई। अब एक बात बताइए मुझे कि जो डी बी कॉस फाई ऊपर वाला है और जो डी बी कॉस फाई नीचे वाला है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यस सर, हम सिर्फ dB sin phi के लिए लिखते हैं। Exactly. So the total magnetic field at this point P will be given by this dB sin phi. और ऐसे सिर्फ दो ही पार्ट नहीं होंगे, there are infinite parts. So I have to integrate this dB sin phi in order to get the total magnetic field at this point P. तो यहां पर जो dB cos phi वाला कंपोनेंट है वो बैलेंस हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्लियर? देखो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया ये। चलो, इसका पहले भी आपने कराया। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। So at P, this total magnetic field will be integration of dB sin phi. Clear? तो dB sin phi की वजह से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे होगा ये? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू जरा मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं बेटा, इस ट्रायंगल से। साइन फाई इज हाउ मच? इज perpendicular is r upon hypotenuse, this is r square plus x square, am I right? ये वैल्यू Yes, पुट कर sir. देते हैं, this is r upon r square plus x square। और एक बात बताओ मुझे, r is the radius of loop, that is constant, x is the distance of this point P from the center of the loop, that is again constant, I is also constant, mu naught upon 4 pi in itself is a constant, I can take them out। So mu naught I r upon 4 pi r square plus x square to the power 3/2 हो जाएगा ये, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं। So this is integration of dl, और integration of dl is the circumference of this circular loop। So therefore this is mu naught I r upon 4 pi r square plus x square to the power 3/2 into 2 pi r। क्लियर? ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन के आ गया। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहां पर हमारे पास इस सर्कुलर लूप में n टर्न्स हो जाते तो मैं इसको n से भी मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर हुआ? अब इसमें देखो एक स्पेशल केस बताता हूं आपको। अगर हमारे पास ये x की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ये O पर आ जाएगा, यानी सेंटर पे अगर निकालना है, इफ x is equals to 0 it means O this P point comes at O, that is at center। तो देखो यहां पर वही फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, इट मींस दिस इज आर क्यूब इंटू 2 पाई एन। सो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा 2, आर स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएंगी, दिस इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। देखिए वही हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गया जो हमने सर्कुलर लूप की वजह से कैलकुलेट किया था। दूसरा, सर यस बेटा, सर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे आई? देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब जब आपने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और पावर की जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है।
ये क्या बन जाएगा बेटा, आर क्यूब। क्लियर हुआ? सर बट वो क्यों उसकी पावर क्यों 3/2 है? ओके, पावर 3/2 क्यों है? हाँ यस सर। देखो, पावर 3/2 बताता हूं क्यों। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करो जैसे अभी तक किया हमने। ये था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो मतलब है। अब रूट को क्या लिखता हूं बेटा मैं? रूट को लिखता हूं पावर 1/2 लिखता हूं। यस सर। जब दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यस सर। ओके सर। अब याद आया? तो ये मल्टीप्लाई करके 3/2 नहीं हो जाएगा बेटा? यस। दूसरा इसमें केस है कि अगर ये जो पॉइंट पी है ये इस सेंटर ओ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होने का मतलब ये है कि दिस एक्स इज एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू दिस आर। लूप के रेडियस के रेस्पेक्ट में जो एक्स है वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में मैं आर को नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर आ रहा है। किसी स्मॉल क्वांटिटी का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और स्मॉल हो जाता है। तो इसमें एक केस करा रहा हूं मैं, इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन आर। अगर x एक्सट्रीमली लार्ज हो जाता है एज कंपेयर टू r, यानी जो पॉइंट P है that is far away from the center of the circle, so in that case this r square can be neglected for r square plus x square। यानी मैं दिस r square plus x square को लिख सकता हूं x square, क्योंकि r square, r अगर स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर? अब देखो यहां पे 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, जो हमारे पास ये इसका जो एरिया होगा इस लूप का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई और आर स्क्वायर को एक साथ लेके एरिया लिख सकता हूं ए। इफ a that is equals to pi r square is area of loop, in that case this magnetic field can be considered as mu naught upon 4 pi into 2 ni a upon x cube। क्लियर हुआ? यस This सर। nia, if it is denoted by m, where m is called magnetic dipole moment of loop, इस NIA दैट इज इक्वल टू M को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप कहते हैं। तो अगर ये वैल्यू पुट करता हूं तो दिस B बिकम इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। और अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो कहीं हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पर ये m जो है ये इस p के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर p को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे, यहाँ पर हम m को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी ये जो डाइपोल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लूप है सर्कुलर लूप, दैट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ डाइपोल। एंड इफ दिस लूप इज बिहेविंग लाइक अ डाइपोल, इट मींस इट इज हैविंग टू पोल्स। और मैग्नेट के दो पोल कौन कौन से होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। तो इसका मतलब ये जो सर्कुलर लूप बना है इसमें दो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो विच वन इज साउथ पोल एंड विच वन इज नॉर्थ पोल? देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके,
वो साउथ और नॉर्थ पोल कौन कौन से होंगे देखो। अगर मैं इस सर्कुलर लूप को किसी एक साइड से देखता हूं तो उसमें अगर मुझे करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखेगी, तो दूसरी साइड से अगर देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन उसकी उल्टी दिखाई देगी। आप खुद करके देखो। अगर आप अपने हैंड को या आप जो आपकी वॉल क्लॉक लगी हुई है उसमें निडिल अगर आपकी तरफ सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर वॉल के पीछे से देखूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। मिरर इमेज बना के देखो, उसकी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी आपको। यस सर। तो इसका मतलब जो सर्कुलर लूप है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, उसका अगर मेरी साइड का फेस अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मेरे अपोजिट वाला फेस एंटी क्लॉकवाइज होगा। और मैंने आपको बोला जो क्लॉकवाइज होता है वो डाउनवर्ड होता है और एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड होता है। तो देखो यहां पर इसको कैसे रिकॉल कराता हूं। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये डायरेक्शन इसकी ऐसे हुई, ये डायरेक्शन इसकी ऐसे हुई। अगर मैं इन दोनों को मीट कराऊं तो ये शायद एस बन गया, एस फॉर साउथ पोल। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिहेव्स एज अ साउथ पोल। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज को देखता हूं तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे है बेटा, ये क्या बन गया हमारे पास, नॉर्थ। सो एंटी क्लॉकवाइज बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से आउट होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। और मैंने आपको अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड होता है, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, अपवर्ड। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो देखो ये चीजें भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। तो आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे बहुत काम आने वाला है। अब जो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको आगे जब हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज को इसको यहीं पे रखते हैं क्लास को। बाकी